इन उदाहरणों के माध्यम से उपदेश देने से पहले जरा अपने घरेबान में देखें। जब दिल्ली की सड़कों पर गले में टायर लटका करके सिखों को जिंदा जला दिया जाता था और जिन लोगों के नाम मुखर होकर के आए, हर प्रकार से चर्चा हुई, वो लोग आज भी उस पार्टी में हैं, आज भी उस पार्टी में हैं, सम्मानित पदों पर है, संवैधानिक पदों पर है। अगर यही आपके आदर्श और नीतियां रहती थी तो उपदेश देने से पहले अपने घरों में झोंकने की जरूरत है। और लोग तब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं। और इसलिए, और ऐसे तो कई उदाहरण मिलेंगे। राजनीतिक जय पराजय का संकट 10 दिन के लिए निकाल देते हैं पार्टी से और फिर गले लगा देते हैं। कई उदाहरण मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों के नाम है। और इसलिए कृपा करके उपदेश देने से पहले, लेकिन मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में हमको ऐसे बड़े तिस्मार का नहीं है कि हमको कुछ भी बोलने का राइट मिल जाता है। मेरी पार्टी के सदस्यों भी मैं कहता हूं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलने का। हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, सार्वजनिक जीवन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। किसी भी दल के, मैं मेरे दल के लोगों को विशेष हक से कहना चाहता हूं, ये शोभा नहीं देता है, मेरा मत है और मैंने सार्वजनिक रूप से इसको कहा है। लेकिन कोशिश करेंगे तो कभी न कभी सुधार भी होगा और हम कोशिश करते रहते हैं। यहां पर एक ही चिंता का विषय क्रेडिट का, बड़ा भारी है। हम तो सब क्रेडिट आपको ही को दिए भाई, तभी तो आए हैं। आप ही का तो पराक्रम था, तभी तो आए, और कौन जानता था जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यह एनआरसी की चर्चा हुई है, क्या उसकी क्रेडिट आप नहीं लेंगे? क्यों भाग रहे हो भाई? आप भी तो उसकी भी तो क्रेडिट लीजिए। राजीव गांधी, उस सरकार ने असम अकॉर्ड में एनआरसी स्वीकार किया था। एनआरसी उस समय का है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और हमको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हम लागू कर रहे हैं। अकॉर्ड क्रेडिट लीजिए ना, हम वोट भी लेना है और क्रेडिट भी लेनी है, फिर आधा बोलना और आधा छोड़ना, ऐसा नहीं चलता है जी। खुद तो खुल करके बात बताइए। और हम बताते हैं देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कर रहे हैं। यहां पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा और ये बात हम सब मानते हैं। हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होता। ये हमारी सोच है, गलत हो सकती है हमारी सोच, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृह मंत्री बनाया था। सरदार साहब थे जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए जूझे, कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया। वो शुद्ध कांग्रेसी थे। लेकिन मैं हैरान हूं, अजय, जब गुजरात में चुनाव होता है तो सरदार साहब पोस्टर में दिखते हैं, लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आते। आप ही की पार्टी के थे भाई, क्या तकलीफ है आपको? लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी ने जिसका गृह मंत्री बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कम से कम एक बार जाकर के जरा श्रद्धा सुमन देकर के आ जाए। सरदार साहब कांग्रेस के थे, आप ऑन कीजिए ना,
आप ओन कीजिए। और मैं चाहूंगा गुलाम नबी जी कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। देखिए कभी क्या होता है, पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं। हमारे यहां पुराने नियम कैसे चलते हैं, कहीं डैम होगा, एयरपोर्ट होगा तो कहते हैं फोटो निकालने की मना है। अब आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो स्पेस में से गली में खड़े हुए स्कूटर के नंबर की फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने कानून लटके पड़े हैं। तो जो सरदार सरोवर डैम जब ओवरफ्लो होता था, तब तो बना नहीं था, तो ओवरफ्लो होता था। उधर दिग्विजय सिंह की सरकार चलती थी, तो ये लोगों को जाने नहीं देते। ऐसे में ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा नियम बंद करो भाई और लोगों को आने दो और फोटो भी निकालने दो। शुरू किया, फिर ये तय किया कि अच्छा टिकट रखा थोड़ा, ताकि थोड़ा हिसाब किताब रहे, लोगों का पार्किंग की व्यवस्था हो। फिर ये कहा कि जब 5 लाख वहां नंबर होगा, जो 5 लाख विजिटर होगा, उसको हम सम्मानित करेंगे। और मुझे खुशी से कहना है कि जो 5 लाखवां नंबर का इनाम प्राप्त करने वाला बारामूला का कपल था, जो शादी के बाद निकला था और वहां उसने फोटो निकली। देखिए चीजों को कैसे बदला जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी कभी सरदार साहब के स्टैच्यू पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी करे जी, वहां अच्छा लगेगा। कांग्रेस के थे जी, हमें तो देश के महापुरुष के नाते हमने तो जो श्रद्धांजलि देनी है हम देते रहेंगे। मैं हैरान हूं, आजाद साहब आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे, कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट और जागरूकता अभियान दोनों में थोड़ा अंतर करना चाहिए। जो बिहेवियरल चेंज का विषय होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता है। आप बच्चों को कहोगे हाथ धो करके खाना खाओ, उसके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना पड़ता है, खर्चा तो सरकार को देना पड़ता है, लेकिन वो सरकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं है जी। आपको भी जब एपिडेमिक हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपको भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी कि भाई इस एपिडेमिक में गर्म पानी उबाल के पियो, डिकना करो, फलाना करो, देना पड़ता है। इसको अगर आप एडवर्टाइजिंग कहें, बेटी बचाओ के साथ इसके साथ जोड़ दें, ठीक नहीं कर रहे हो आप, तो कम से कम ऐसा मत करो, इतने साल आप सरकार में रहे हो। लेकिन दुख तब होता है कि मनरेगा के नाम पर कोई मिट्टी उठा करके फेंकने जा रहा है। 3 साल तक देश को एडवर्टाइजिंग किया गया। मनरेगा वो कोई बिहेवियरल चेंज का काम नहीं था, लेकिन एक नेता को प्रस्तावित करने के लिए सरकारी खजाने से एडवर्टाइजिंग किया गया था। इसको देश भूल नहीं सकता है। लोगों को हाथ धोकर के खाना खाओ, ये बिहेवियरल चेंज का। इसलिए हम जागरूकता अभियान और प्रचार अभियान को भी अंतर देखें, वरना तो देश में बदलाव लाने का काम कैसे करोगे जी, कैसे करोगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि यहां आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल उठाए गए। पिछले 5 साल में सभी राजनीतिक दलों के एमपीज एक बात को लेकर के मुझे लोकसभा और राज्यसभा के जब भी मिले हैं, मेरी बधाई की है, मेरा अभिनंदन किया है। किस बात के लिए? अपने इलाके से किसी बीमार व्यक्ति के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री राहत कोष से उसको मदद मिले। मैंने नियम बनाया था 100%, कुछ मत देखो भाई, गरीब के लिए। और करीब करीब सभी दल के सभी एमपी मेरे पास आते थे। आयुष्मान भारत योजना की ताकत क्या है वो उस एमपी को मालूम है जिसने अपने इलाके के उस गरीब को मदद के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी ली। आज करीब करीब 0 चिट्ठी हो गई, उसी एमपी की चिट्ठी है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको आयुष्मान भारत से फायदा मिल रहा है, इसलिए अब प्रधानमंत्री कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा बदलाव। अब उस आयुष्मान भारत 30 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया। हाँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कोई नेगेटिव चीज हमारे ध्यान में आई है, कुछ कमी ध्यान में आई, मैं बताता हूं, हम सब मिलकर के उसको सुधारें। आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिए। आयुष्मान भारत योजना को जितना हम सशक्त बनाएंगे, सच्चे अर्थ में इस देश के गरीब को हम और गरीब होने से बचा सकते हैं। वरना गरीब अगर न्यू मिडिल क्लास की दिशा में जा रहा है, पैर रखना है, घर में एक बीमारी आई
उसकी पूरी 20 साल की मेहनत पानी में चली जाती। हम बहुत बड़ा मानवता का काम होगा। इसलिए आयुष्मान भारत की आलोचना करने के बजाय, और इसकी क्रेडिट मोदी ले जाएगा, अब मिल गए भाई, हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया, आप काम करो। 2024 के लिए नए काम लेकर के जाने वाला हूं मैं, आप चिंता मत कीजिए।